devotional text, and she gave me an explanation which I thought was quite satisfying. For the Bhavan, Kapilaji, I think, had a special affection and respect. She had known the founder of the Bhavan, Bhushiji, personally, and she gave all her time to the Bhavan whenever we requested. She is going to be missed by all of us in India, especially those involved and associated with the cultural aspect and the heritage aspect of our great country. And she will also be particularly missed in the Bhavan family. I am sure that she would look down upon us from wherever she is with her blessings and with her good wishes to us. My deep personal respects to Kapilaji. बहुत बहुत धन्यवाद सर. You just introduced us with her multifaceted personality, discussing important dimensions and your interaction with her. Now I would like to request Shrimati Shashibala, who is the chair of our Center of Indology in Bharati Vidya Bhavan, to share her thoughts. सभी को सादर नमस्कार. देश की एक मूर्धन्य विदुषी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी का हमारे बीच में ना होना, ना जाने कितने लोगों के लिए एक गहरी चोट होगी, उनके लिए दुख का विषय होगा, शोक का विषय होगा. क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक उनके साथ संपर्क मेरा रहा. मेरा सबसे पहले जो संपर्क आया वो आया 1975 में, जब पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया था. उसके उपरांत सतत अनेक कारणों से IGNCA में और अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों में उनके साथ मेरी भी रही, उनका आशीर्वाद मिलता रहा. और जो मैंने उनके व्यक्तित्व में पाया, उसके विषय में दो शब्द कहते हुए अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ. उनका एक बड़ा विलक्षण सा व्यक्तित्व था. विदेशी तो थी ही, भारतीय संस्कृति के संपोषण, संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य तो उन्होंने जीवन भर किया ही. उन्होंने अनेक संस्थानों की स्थापना भी की, आप सभी से परिचित है. परंतु जो सबसे बड़ा उनका योगदान था वो था उदीयमान विद्वानों को ऊपर उठाना, उनका मनोबल बढ़ाना. और मेरी जो अपने हृदय की अनुभूति है वो है कि जब मैं उनसे मिली, जब वो मेरे कार्यक्रमों में, मेरे द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में आई, जैसे IGNCA में, तो सबसे पहला प्रश्न उनका ये था, अरे ये तुम कहाँ से ढूंढ कर निकाल कर लाई हो? जो विद्वान मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए बुलाए, अरे इन विद्वानों को तुमने कहाँ से निकाला शशिबाला? तो एक बार तो मंच पर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, यू माय यंगर सिस्टर. और वो मुझे बार बार अपनी छोटी बहन के रूप में अभिहित करती रही, मुझे प्रेरणा देती रही. और मैं ये समझती हूँ कि उनकी प्रेरणा मेरे जैसे न जाने कितने विद्वानों को मिली होगी. ये एक बहुत बड़ा संस्कृति के उत्थान का योगदान है. क्योंकि जो लोग स्वयं एक ख्याति प्राप्त हो जाते हैं, जिनका एक बड़ा ऊंचा नाम हो जाता है, वो फिर आगे आने वाली पीढ़ियों को इस तरह से मनोबल बढ़ाकर, उनका सम्मान करके इस तरह से आगे बढ़ाते. तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान ये भी है. मैं उनसे जितनी बार भी मिली उतनी बार उन्होंने बहुत ही हृदयता से स्नेहपूर्वक अनेक विषयों का परिचय की. और सबसे अंतिम जो मेरी उनसे भेंट हुई वो एक कार्यक्रम था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में
उस संगोष्ठी में से कुछ दिन पहले ही वो कहीं गिर पड़ी थी और गिरने के कारण उनका हाथ और उनका सारा चेहरा एक तरफ से सूजा हुआ था। पता चल रहा था कि वो गिरी हुई है, उनसे चला भी नहीं जा रहा था ठीक से, परंतु फिर भी वह पूरे स्नेह पूरे सम्मान के साथ वहाँ उपस्थित विद्वानों को आशीर्वाद दे रही थी। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए यही कहना चाहूंगी कि वे सदैव हम लोगों को इसी प्रकार से आशीर्वाद देती रहें, इसी प्रकार से हम संस्कृति की सेवा करने के पथ पर आगे बढ़ती रहें। एक बार पुनः नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चेयर जो भारतीय विद्या भवन के सेंटर ऑफ इंडोलॉजी की हैं, आपने हमारे साथ अपने विचार शेयर किए। अब मैं श्रीमती शशि तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो कृपया आकर और हमें श्रीमती कपिला वात्स्यायन जी की व्यक्तित्व से जो उनका परिचय हुआ है उससे अवगत कराएं और अपने विचार रखें। श्रीमती शशि तिवारी जी हैं लाइन पे? हाँ वो है, उनका अनम्यूट करवाना पड़ेगा। अच्छा, कर लिया हूँ। जी श्रीमती शशि तिवारी जी। जी नमस्कार। श्रद्धेय डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी की स्मृति को मैं सर्वप्रथम सादर नमन करती हूँ। पिछले कई दशकों में मैंने देखा है कि जब भी साहित्य, संगीत और कला के संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा करनी होती है तो सदा श्रद्धा के साथ एक ही स्वर से नाम आता है डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। कॉलेज के मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित करना हो, किसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के लिए किसी को बुलाना हो, किसी सांस्कृतिक समारोह या उन्मोचन के अवसर पर आवश्यकता हो किसी परम विद्वान की, तो श्रद्धा पूर्वक उन्हें ही स्मरण किया जाता था। लगभग 1980 के दशक से लेकर 10 तक के दशक में मैंने उन्हें हर तरह से हर भूमिका में कार्य करते हुए और बहुत सजग रहते हुए देखा। उनके नाम को सर्वोपरि स्मरण करते हुए देखा। वो अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज जो यूएस में रहा, उसकी उपाध्यक्षा के रूप में भी 3 वर्ष तक रही जब विद्यानिवास मिश्र जी ने वो पद खाली किया। आकाशवाणी रेडियो पर या किसी पुस्तक मेला में कभी उनसे भेंट हो जाती तो वो हमेशा पूछती कैसी हो, और मैं जानती हूँ कि वो मेरा नाम शायद ही जानती हूँ या उन्हें याद हो, लेकिन फिर भी वो ये प्रश्न करना कभी नहीं भूलती थी, जो उनकी सहृदयता और आत्मीयता को दर्शाता है। कॉलेज में एक बार मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया था, मुझे याद है एनुअल फंक्शन था, और वो बहुत उनका अनुशासित जो व्यवहार और आचरण था उससे सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित हो रहे थे। और जब उन्होंने वक्तव्य दिया तो सभी ऐसे स्तब्ध होकर उसको सुन रहे थे जैसे एक एक अक्षर उनका समझ में आ रहा हो। ये उनके अनुशासन और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव ही था। लेकिन इसके विपरीत भी हमने उनको एक समारोह में देखा, और वो समारोह था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। हमने जब उनका अभिनंदन किया और साथ में अपने प्रिंसिपल श्रीमती भल्ला का भी अभिनंदन किया। वो इतनी सहज, इतनी सरल, इतनी हर्षित थी और सबके साथ इतनी घुल मिल रही थी। हम आश्चर्य में थे कि आज इनका ये कौन सा रूप है जो बड़े हंसी खुशी में और बहुत हल्की फुल्की बातें करके सबको हर्षित कर रही थी। तो मुझे लगता है कि अंदर से वो उनका हृदय बहुत सहृदय भी था, जो कि कवि और कलाकारों का हुआ करता है। एक वासंती सुषमा मुझे उस वातावरण में भर रही थी। उस दिन का स्मरण तो हमेशा हर्षित करता है। एक और घटना मेरे चित्त में हमेशा चित्र की तरह अंकित रहती है, और वो है लगभग 6 या 7 साल पहले की बात। आपको ध्यान होगा संस्कृत विश्व सम्मेलन विज्ञान भवन में हो रहा था। कई सत्र होते हैं और कई कमरों में वो कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो एक दिन किसी छोटे कमरे में कोई बहुत वरिष्ठ संस्कृत विद्वान का वक्तव्य था,
और लोग बैठ चुके थे, थोड़ी सी कुर्सियां होती हैं, और वो थोड़ा विलम्ब से आई, और मैं क्योंकि पीछे की तरफ बैठी थी, मैंने देखा वो आई, उन्होंने जरा भी आगे बढ़ने का यत्न नहीं किया, और वहीं दीवार से सटकर वो कारपेटेड जो फ्लोर था उस पर बैठ गई। ये तो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, और बहुत ध्यान से वो सुनने लगी। इतने में किसी की नजर उन पर पड़ी, बुलाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक चल रहा है। तो ये उनका जो उनकी शालीनता, उनकी सहृदयता, उनका बहुत ही सहजता और आदर विद्वान के प्रति दिखलाता है, ये मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। मैं कैसे उन्होंने पलथी मारकर वो जमीन पर बैठ गई थी। अभी क्या कहूँ, इस तरह की बहुत से संस्मरण है जो उनके साथ कॉलेज में जब आती थी, या इधर उनके कार्यक्रमों में जो हम जाते थे। अंत में मैं उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व की एक और बात कहकर अपनी बात को संपूर्ण करूंगी, और वो है संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति के प्रति उनका अनुराग। संस्कृत के प्रति उनका अनुराग इतना अधिक था कि सबने नोट किया है कि वो कितना सादा परिधान पहनती थी, हल्के रंगों के वस्त्र पहनती थी, और हमेशा निश्चल भाव से सौंदर्य उनके मुख पर झलकता रहता था। वाणी ही उनका वास्तविक आभूषण था, और संस्कृत भाषा उसको अलंकृत करती थी। भर्तृहरि का एक श्लोक है, केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषम, हारो न चंद्रोज्ज्वला, न नालंकारम, न स्नानम, न विलेपनम, न कुसुमम, नालंकृता मूर्धजा, वान्येका समलम करोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि, सर्वम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी ही जिनका आभूषण था, और शालीनता ही जिनकी पहचान थी, ऐसी परम वंदनीय माननीय श्रीमती कपिला वात्स्यायन जी के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परम आदरणीय कपिला वात्स्यायन जी के लगभग पारिवारिक सदस्य के रूप में श्री विद्या प्रसाद मिश्रा भी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने संस्मरण और जो प्रेरणा उनको आदरणीय कपिला वात्स्यायन जी से प्राप्त हुई उसके संबंध में हमें अवगत कराएं। विद्या प्रसाद मिश्रा जी। विद्या प्रसाद मिश्रा जी आ गए हैं? जी सर, मौजूद हैं, वो अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मिश्रा साहब, बिल्कुल आ रही है। ओम। सर्वप्रथम मैं आदरणीय कपिला जी के गुरु भाई अपने परम आदरणीय अशोक प्रधान जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया या प्रेरणा सभा का आयोजन किया। अभी अभी आदरणीय धारे खान साहब और मेरी बड़ी दोनों बहनें आदरणीय शशि बालाजी और प्रोफेसर शशि तिवारी जी का उद्बोधन मैंने सुना, प्रेरणा मिली। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति की महत्ता, श्रेष्ठता और लोकप्रियता उनके जीवन के कार्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों से आंकी जाती है। कपिला जी ने अपने जीवन के सक्रिय वर्षों में इतना अधिक काम किया और संस्कृति, कला और आर्ट्स परंपरा के संरक्षण व संवर्धन में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि उनकी कर्मठता, लगन और अध्यवसाय पर सभी को बड़ा आश्चर्य होता है। सारा जीवन संघर्ष, त्याग और अदम्य साहस का प्रतीक रहा है। दरअसल उनका जीवन विवेक,
सद्कर्म और भक्ति का अद्भुत त्रिवेणी संगम था। सौभाग्य से अन्ना जी, उनकी माँ जिनका नाम था श्रीमती सत्यवती मलिक और जिन्हें हम सब लोग अन्ना जी कहते थे, और मलिक रामलाल आनंद साहब बैरिस्टर थे, उनके पूज्य पिता। तो विलक्षण माता पिता मिले। दिल्ली देश की राजधानी, कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल, और वहाँ 5/90 कनॉट सर्कस, वो उनकी बाल लीला की वह एक तरह से भूमि रही। वहाँ वो पली और बढ़ी। घर में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जहाँ अनेक राष्ट्रभक्त प्रायः आते जाते रहे, वहाँ बाद में भी अनेक चिंतकों, लेखकों, कवियों और राजनेताओं का आवागमन लगातार होता रहा। क्योंकि महर्षि दयानंद के निष्ठावान अनुयायी माता पिता होने के कारण जो उनको बचपन में प्रबल संस्कार मिला और ये विश्वास बना कि जो वेदों का ज्ञान है, जो उपदेश है, केवल भारत के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव समाज के लिए है। वेदों को वह इसीलिए मानवता का आधार स्तंभ मानती रही। और यही कारण है कि उन्होंने देश भर के कोने कोने में जहाँ कहीं भी वेद पाठ करने वाले विभिन्न शाखाओं के पंडित मिले, लगभग सभी से समय लेकर के इस इंटेंजिबल हेरिटेज का डॉक्यूमेंटेशन करवाया और हम सभी कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी कि इसमें पूरी व्यवस्था से और ये सब संग्रहित किया जाए। उसके परिणाम स्वरूप आज IGNCA के पास 1000 घंटों से भी ज्यादा वेद पाठ की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, जो शायद किसी अन्य संस्था के पास नहीं है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और वह सांस्कृतिक दृष्टि से सारे भारत को जोड़ने वाली कड़ी है। हमारी कला, हमारा ज्ञान, विज्ञान और दर्शन इसी भाषा में संग्रहित है और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, विद्यापीठ आदि की स्थापना में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा की। पर ये सब बातें तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन शायद मुझसे ये अपेक्षा होगी कि मैं कुछ ऐसा बताऊं माननीय कपिला जी के बारे में जिससे कि संसार न जानता हो। देखिए, कपिला जी ऐसी भाग्यशालिनी थी अपने पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप कि उनको जो माता पिता मिले हुए अद्भुत थे। अन्ना जी हिंदी साहित्य की अपने युग की बहुत अच्छी और प्रसिद्ध लेखिका थी, साथ ही समाज सेविका थी। 19 वर्ष की आयु में अमेरिका पढ़ने जहाँ एक और गई और दिल्ली विश्वविद्यालय भी देखा, वहाँ पर फिर बनारस में प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल हो, चाहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, इन सब का सानिध्य जो मिला उससे उनका जीवन तप तप के एकदम कंचन बन गया। जहाँ एक तरफ वह गजब की विदुषी थी, वहाँ दूसरी ओर तैरने की कला में भी बहुत ही प्रवीण थी। और एक बार तो कलकत्ते में बहुत बड़े कंपटीशन में तैरने में वो प्रथम आई थी। इसी तरह से जो पारिवारिक उनको परिवेश मिला, इनकी माँ जी अन्ना जी, उनकी अन्य 5 बहनें थी और ये सभी यज्ञ की परंपरा से जुड़े हुए थे। सभी महर्षि दयानंद के निष्ठावान अनुयायी थे। उसमें मुझे याद आते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्रनाथ शास्त्री मेरठ वाले, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। संस्कृत इन 30 लेक्चर्स, अपने जमाने के वो संस्कृत के तो पंडित थे ही और संस्कृत की महत्ता को अंग्रेजी में बताने के लिए, पढ़ाने के लिए सर्वाधिक सुयोग्य महापुरुष थे। उनकी वो सगे मौसा थे। ऐसे ही हमारे भल्ला जी, जितने भी इनके सगे संबंधी थे, अपने अपने क्षेत्र में सब अव्वल दर्जे के थे, नंबर 1 थे। जब हम दूसरी कला को देखते हैं, पिक्चर वाली फील्ड, तो उसमें आदरणीय बलराज साहनी जी, संतोष साहनी जी, मासी जी उनकी पत्नी थी और उनके पुत्र परीक्षित साहनी आज भी
अपना स्थान उस फिल्म जगत में बंबई में बनाए हुए हैं। मुझे एक और चीज याद आती है, मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा कि उनका नाम था कपिला। वात्स्यायन उपनाम कैसे जुड़ा आप सब जानते हैं। कपिला जी को उनके मामा थे जयदेव जी चड्ढोक, वे कपिल जी कहा करते थे, कपिला नहीं कपिल। मैं उन्हें बहन जी कहता था, लेकिन जब उनके ही आदेश पर विद्यालय छोड़ करके जब आईजीएनसी में गया तो बड़ी समस्या हुई कि हम किस नाम से इनको पुकारें। मैडम कहना बड़ा विचित्र सा लगता था। तो बाकायदा ऑफिस का ऑर्डर निकला और ये प्रस्तावित करके पारित कराया गया कि उन्हें आचार्य कहा जाए। और आईजीएनसी का प्रशासनिक ऑर्डर निकला इसमें कि मेंबर सेक्रेटरी को उस समय की आचार्य कहा जाए। तो जब मामा जी कपिल जी कहने लगे तो सारे परिवार में सभी सगे संबंधी जो बहुत क्लोज थे वह कपिला जी नहीं कपिल जी कहा करते थे। तो मैंने एक दिन पूछा, असल में ये अपने मामा को भ्राता जी कहती थी। जयदेव जी को तो एक ही भाई थे, उनकी 6 बहनें थी, भाई एक ही थे, तो उनको ये भी भ्राता जी कहती थी। उसका कारण ये था कि इनकी सारी मासी हिंदी का प्रबल पक्षधर परिवार था। आर्य समाज की विचारधारा से सभी लोग प्रभावित थे। कश्मीर में देवकी आर्यपुत्री पाठशाला जैसे नेक काम किए। नानाजी सन्यासी थे। तो हुआ ये कि सभी मासियां जब अपने प्रिय इकलौते भाई को भ्राता जी कहा करती थी तो कपिला जी भी वो सुनते सुनते सारी जिंदगी अपने मामा को भ्राता जी ही कहती रही। और वह मामा जी से जब मैंने पूछा एक दिन कि ये बताइए बाबूजी आप ये कपिल क्यों कहते हैं, कपिला जी क्यों नहीं कहते, तो कहते हैं देखो मैं उसे लड़की मानता ही नहीं, वो तो गजब की हमारी बेटी है, लाजवाब है, और कपिल मुनि थे ना वैसा ही काम है दुनिया में करेगी। सचमुच उनका सपना इन्होंने साकार किया। चिरंजीवी लाल जी एकदम अपनी पवित्र कमाई दान देने में जगह जगह हमेशा आगे रहे और उनसे प्रेरणा लेकर के इन्होंने भी अपनी पेंशन का 90% हिस्सा, ये शायद ही किसी को मालूम हो, वो स्कॉलरशिप मेधावी और अभावग्रस्त बच्चों के लिए विभिन्न विद्यालयों में दिया करती थी। तो इस वटवृक्ष की जड़ें बहुत ही गहरी थी, खाद और पानी और मिट्टी लाजवाब की मिली। अब इसके परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ डॉक्टर श्रीमती कपिला वात्स्यायन जी का। ये भी एक बड़ी विचित्र और बड़ी अच्छी वैदिक परंपरा का निर्वहन था कि पंडित नेत्रपाल शास्त्री नाम के एक व्यक्ति बड़े बुजुर्ग जम्मू में थे। वह इनके पूरे परिवार का पौरोहित्य करते थे, आदरणीय पुरोहित। जब वो वृद्ध हो गए, आना जाना लगभग असंभव सा हो गया, तो बाकायदा यज्ञ करके और मेरे लिए आदेश हुआ या मेरा वरण हुआ कि हम हमारे घरों के संस्कार ये करेंगे। तो ये भी अपने आप में बड़ी अद्भुत परंपरा थी जो आज घरों में दिखाई नहीं पड़ती। जो मिल जाए, जहाँ से भी मिल जाए, जिस मंदिर से भी मिल जाए, बुला करके लोग केवल पूजा पाठ कर लेते हैं। और मेरा ये सौभाग्य था कि मेरा तो नाम भी लोग नहीं जानते, मुझे तो लोग यही जानते थे, दिल्ली और देश के बड़े बड़े लोग, कपिला जी के पंडित जी, कपिला जी के पंडित जी। और उन्होंने मुझे कहाँ नहीं भेजा, चाहे वो इंदिरा जी का घर हो, गोस्वामी गिरधारी लाल पूजन कराते थे, मैं उनकी एम्बेसडर में बैठ के जाकर यज्ञ कराता था। चाहे वो आर के धवन हो जिनको हम रंजन बोलते थे, चाहे यशपाल कपूर हो जो प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे सशक्त व्यक्ति थे इस देश के, सभी जगह मुझे भेजती रही और बड़ा सम्मान दिलाती रही, जो एकदम अनडिजर्व था। न वैसी मेरी योग्यता थी और न ही मेरा कोई अनुभव था। ये भी मेरे किसी अच्छे कर्म का सुफल था कि बचपन से ही मुझे इनका सानिध्य मिला, इनका आशीर्वाद मिला और उनका प्यार मिला। एक और चीज जो शायद ही किसी को मालूम हो, आदरणीय कपिला जी को पूरी गीता याद थी और उनकी भाभी उम्र में उनसे छोटी हैं, वह भी सस्वर पाठ जब करती हैं गीता का, और उसमें अगर कपिला जी भी साथ में बैठ जाएं तो आनंद हो जाता था। गीता याद होने के साथ साथ
उन्हें ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र याद थे, उन्हें ईशोपनिषद पूरा याद था, उन्हें स्वस्ति वाचन और शांतिकरण भी याद था, जो कि साधारण पुरोहितों को भी नहीं याद होता। साथ ही यज्ञ करने में अगर धर्माचार्य जरा भी विलंब कर दे तो आरंभ कर देती थी, लेकिन उसका दक्षिणा, उसका मार्ग वे कभी नहीं काटती थी। एक बार मुझे याद आता है, संस्मरण है लेकिन प्रेरणादायक है। पहले ये एनएमएम की स्थापना भी नहीं हुई थी, लेकिन मनुष्य और मनुष्योलॉजी का कार्य हम लोग कला को विभाग में कर रहे थे। तो पहले उसकी कार्यशाला जब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में आयोजित की गई, संभवतः 91-92 की बात है, तो वहां पर डॉक्टर मंडन मिश्र जी थे। बड़ा अच्छा आयोजन हुआ और चलता रहा 15 दिन से भी ज्यादा। तो सभी भाग लेने वाले विद्यार्थियों को, जिसमें अधिकांश प्राध्यापक ही थे, उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाना था। डॉक्टर मंडन मिश्र जी के सिग्नेचर हो गए, अब कपला जी के सिग्नेचर होने बाकी थे। इसी कारण से वो भूल हो गई आयोजकों की, उनके हस्ताक्षर नहीं लिए गए। अब कल ही मानो सर्टिफिकेट दिया जाना है और कल कपला जी दिल्ली में नहीं रहेंगी, और आज हो गई शाम 8 बजे, तो सब घबराए। अचानक याद आया, मंडन जी से अनुरोध किया लोगों ने, उन्होंने कहा भाई देखो, मैं कपिला जी को इस समय फोन नहीं करूंगा इसके लिए, पता नहीं कहाँ कैसे व्यस्त होंगी, ये अब नहीं होगा, बाद में हम लोग पोस्ट कर देंगे लोगों को। फिर और घबराए। हमारे एचओडी थे आदरणीय स्वर्गीय पंडित सातपड़ी मुखोपाध्याय, तो उन्हें एक बात सूझी और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि पंडित जी ये काम कैसे हो। मैंने कहा अभी तो 8:30 ही बजा है ना, मैं इसे करा लाता हूँ। खैर आईजीएनसी की कार ड्राइवर लेके मैं उनके घर पहुंचा, सत्या मार्ग, और वह आटा गुंदवाती थी सेविका से, चपाती अपनी खुद बनाती थी, बड़ा बढ़िया चूरन बनाती थी। इनको थोड़ा बहुत उदय विकास शुरू से रहा है, लेकिन वो चूरन खुद ही बनाती थी। और ये जो हमारे निजामुद्दीन वाले मोटे वैद्य जी थे, त्रिगुणा जी महाराज, ये बड़े अच्छा इनका सानिध्य था, कुछ आवश्यकता हो तो उनसे वो पूछ लिया करती थी। तो ऐसा ही हुआ, जब मैं पहुंचा अचानक तो वो भी आश्चर्यचकित रह गई, इस समय कैसे बिना किसी सूचना के पंडित। तो मैंने बताया, फिर हंसी बड़े जोर से। तो खैर उन्होंने सब काम छोड़ के तत्काल हस्ताक्षर कर दिए और सभी सर्टिफिकेट्स पर, और उसके बाद ऐसे कैसे जाओगे, थोड़ा सा जलपान कराया, मिष्ठान वगैरह। तो उन्होंने पूछा कैसे आए हो, मैंने कहा गाड़ी ले आया हूँ दफ्तर की। अरे तो पंडित जी ये कौन सी आपकी संस्कृति है, वो ड्राइवर वहां बाहर बैठा होगा, वो भी तो आया है ना, वो ऐसे ही लौट जाएगा हमारे दरवाजे से, ये कहाँ की बात। मैं चुप हो गया, सन्न रह गया, उनके गौरव पर, उनके संस्कार पर मैं दंग रह गया। मैंने कहा वाह धन्य है ये। और उन्होंने कहा जरा कृपा करके उसको बुला लाओ बाहर और ये मिष्ठान उसको दे दो और ये पानी पिलवा देते हैं, उसके बाद जाएगा। इस तरह का उनके अंदर करुणा भरी हुई थी। लोगों का ये भ्रम था कि शायद बहुत ही तेज थी, दूरियां बना के रखती थी। और कुछ लोग वार्तालाप में ये लांछन सा लगा देते हैं कि अंग्रेजियत की ओर थी, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी पर उनका अधिकार था, लेकिन प्यार उनका संस्कृत और हिंदी से था। अंग्रेजी इसलिए ताकि विश्व समझे। आप देखिए कि जो उन्होंने सीरीज चालू की, चाहे वो कला तत्व कोश को ही लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो संस्कृत मूल ज्यों का त्यों बाईं तरफ प्रकाशित करना उन्होंने अनिवार्य रूप से जारी रखा, और दाईं तरफ उसी पृष्ठ पर उसका अंग्रेजी अनुवाद छपेगा। इसी तरह से हम देखते हैं देव यज्ञ स्वयं कर लेना, गीता का पाठ जरूर करना, माता पिता के प्रति अगाध निष्ठा। मलिक साहब का जब देहावसान हुआ तो ये उनके सिरहाने पर थी और कहती पिताजी ये तो बताओ आपने कोई मकान नहीं बनाया हमारे लिए, कनॉट प्लेस में हम रहते हैं, ठीक है बड़ी अच्छी जगह है, बहुत बड़ी जगह है, लेकिन ये भी किराए की है, तो आपने कोई संपदा हमारे लिए नहीं बनाई। और दूसरी देखो मासी जी के यहाँ, सबके यहाँ, भल्ला जी के यहाँ देखो सबका अपना अपना घर है, आपने हमारे लिए कुछ बनाया नहीं। और उन्होंने जो आखिरी वाक्य कहा था कि कपिल जी तुम्हारे पास जो विद्या का धन है, ये जो संपदा है, ये बहुत है, मेरा आशीर्वाद है तो बहुत ऊंचाई पर जाओगे। और सचमुच उनका शब्द एकदम चरितार्थ हुआ और इतनी ऊंचाइयों पर गई
जिसका अनुमान भी आम आदमी शायद ही लगा सके। अभी परम श्रद्धेय हमारे आदरणीय घारे खान साहब जब बोल रहे थे तो मुझे इनके साथ के दिन याद आ रहे थे कि जब राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी साहब बैठे थे और 5 मिनट का समय दिया गया कपिला जी को, बोलते बोलते जब 12 मिनट हो गया तब भी राष्ट्रपति महोदय महामहिम ने भी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा कुछ बता रही थी जिसको सुन करके सब लोग दंग हो रहे थे। एक एक शब्द उनका इंफॉर्मेटिव था और ज्ञान से भरपूर था। एक बार संस्मरण ऐसा है कि इलाहाबाद के सभी लोग, चाहे सुमित्रानंदन पंत हो, चाहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो, चाहे हरवंश राय बच्चन हो, ये सब लोग ही प्राय आया करते थे उनके घर पर। बल्कि जब प्रयाग से दिल्ली आए तो अड्डा वहीं बनाते थे, कॉफी हाउस के ऊपर 5/90 कनॉट प्लेस में। तो एक बार हरवंश राय बच्चन और सुमित्रानंदन पंत पहाड़गंज नई दिल्ली स्टेशन पर उतरे। उन दिनों घोड़े की बग्घी चला करती थी और उस पर बैठ करके दोनों आ गए। जब दोनों आ गए तो अपना सामान संभालने में पंत जी थोड़ा सा 2 मिनट लगा दिए और इतने में बच्चन जी ने पैसा दिया जो उसका किराया था और उसके बाद वो सीढ़ी के पास पहुंच गए। पंत जी ने देखा नहीं कि पैसा दिया जा चुका है हरवंश राय बच्चन जी के द्वारा। तो उन्होंने पूछा उसे, भाई कितने पैसे दूं? तो उसने कहा, बाबूजी मेम साहब ने दे दिया है, बाबूजी मेम साहब ने दे दिया। ये कपिला जी ये संस्मरण, इस तरह के अनेक हैं हंसाने वाले संस्मरण जो वास्तव में घटित हुए उनके साथ। और भक्ति यज्ञ के प्रति इतनी थी और उन्हें एक बात की बड़ी पीड़ा थी कि ये यज्ञों में आखिर ये कब बलि प्रथा ये कब से शुरू हुई और इसका पूरी तरह से समापन अभी भी नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हो सकता। फिर एक बार उधर चेन्नई में सोमयाग हुआ और विश्वनाथ शास्त्री जी थे तो बिना बलि के वो हुआ, तो उसको अपनी देख रेख में करवाया, नीचे से नोट इनिशिएट करवा के उसकी अप्रूवल दी और उसमें अच्छी लगभग 4 लाख रुपए दक्षिणा के रूप में, ऑनरेरियम के रूप में वैदिक विद्वानों को दिए गए। और वो सोमयाग उसके बाद भारत में दूसरा न हुआ। वो भारत की इतनी प्राचीन संस्कृति का प्रतीक वो सोमयाग, उसकी रिकॉर्डिंग आईजीएनसी में होगी। श्रद्धा कर्म कांड में भी जो वैदिक होते थे, वैज्ञानिक होते थे, उन पर इतनी थी कि ये जो आईजीएनसी के बीच में माटी घर आप देखते हैं, इसकी नींव की ईंट रखी जानी थी। तो अपने सेक्रेटरी सहोत्रा जी को कहा कि पंडित विद्या प्रसाद जी को जरा फोन मिला दो, और उनको समझ नहीं आई, काम का बोझा इतना ज्यादा था, उन्होंने पंडित विद्यानिवास मिश्र को फोन बनारस मिला दिया। तो ये हमेशा 3 तरह की डायरी रखती थी, एक तो जो एकेडमिक है उनके लिए अलग, दूसरे जो प्रशासनिक राजनेता हैं उनके लिए अलग, और तीसरे जो परिवार के एकदम निकट के लोग हैं और सगे संबंधी हैं उनके लिए अलग, ताकि देखने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा सिस्टम इन्होंने बना रखा था। तो सहोत्रा को मीठी सी डांट लगाते हुए उन्होंने कहा कि आपने तीसरी डायरी में नहीं देखा, और फिर मैंने विद्यानिवास नहीं बोला था, मैंने विद्या प्रसाद कहा था। तो खैर बाद में फिर हंसी ठाकों में बात हो गई। मैंने कहा ऐसा है महोदया, मैं चाहता हूँ कि कोई बाहर का विद्वान आए ताकि प्रभावशाली ढंग से ये हो जाए। मैं यहीं पर कार्य भी करता हूँ और यहीं पर अनुष्ठान भी अगर कराऊंगा तो इसका महत्व मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा कम हो जाएगा। तो उनका अच्छा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो व्यवस्था कर लो, लेकिन करो आप। उसके बाद जो प्रोफेसर आए, पूजन हो गया। उस समय वो चर्चा में नहीं कर रहा, लेकिन उस समय हुआ ये कि जैसे ही मुख्य पूजन के लिए इनको बिठाया गया और मैंने ही आगे कर दिया, तो दूसरी परंपरा से सधे हुए प्रोफेसर साहब उन्होंने मेरे कान में कहा कि ये तो विधवा है ना, तो पूजन अकेले कैसे करेंगी, और उन्हें इतनी समझ नहीं थी। इसी प्रकार की ढकोसले वाले लोगों ने इंदिरा जी को जगन्नाथ मंदिर में नहीं घुसने दिया उस समय, लेकिन वो तुरंत समझ जाती थी, तुरंत पीछे हो गई। और उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी जोशी थे, उनको तुरंत कहा, जोशी आप जरा पूजन करो। मामले को तुरंत समझती थी, तुरंत समाधान कर देती थी, इतनी तेजी से लिखती थी, चाहे वो फाइलों की नोट शीट हो और चाहे कोई आर्टिकल लिख रही हो,
कई बार तो मुझे लोग कहते थे तो खरोष्टी के एक्सपर्ट हैं, तो उनके लिखे हुए को पढ़ने में जब अफसरों को हमारे दिक्कत होती थी तो फिर कहते थे पंडित जी से पूछो। लेकिन संस्कृत के जानकार और विद्वान दर्जनों आईजीएनसीए में थे, पर पंडित जी का जो ये आभूषण था वो केवल मेरे ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि मैं कपिला जी का पंडित जी था। तो मुझे सब लोग नीचे से ऊपर तक, मेरा नाम भी शायद न जानते हो कोई, सब पंडित जी कहते इस तरह से। तो माटी घर के पूजन में दक्षिणा जब देनी थी तो मैंने कहा इतना दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा नहीं इतना कैसे देंगे, मैं अड़ गया। तो उसके बाद लोगों ने जाके पूछा, उनका ठीक है जो पंडित जी कहते हैं ना उसमें मीन में मत निकाला करो, अपने लिए तो नहीं मांग रहा ना। इतनी उदार थी वो, गजब की। और क्षमा कैसे करती थी, एक उदाहरण मेरे सामने है और मैं बगैर नाम लिए बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक सेक्शन ऑफिसर था और दूध की कैंटीन की उसकी जिम्मेदारी थी। तो मैंने जब ये कहा कि यहाँ शाकाहारी होना चाहिए, तो विलक्षण संस्था है, तो उस पर मुहर लगा दी सबने। और क्योंकि सबको पता था कि अंततोगत्वा जो सुप्रीम पावर है वो वही करेगी जो अगर सही ये कह रहे होंगे तो एकदम बहुत सालों तक पूर्ण शाकाहारी सब काम करता रहा। दूध में कोई बेईमानी और घोटाला हुआ उस समय सस्ती जमाने में 15,000 रुपए का। अब एसओ साहब के सस्पेंड होने की नौबत आई, लांछन बड़ा जबरदस्त था। उनकी पत्नी आई, वो आए, रोए, बिलबिलाए। और मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने क्षमा तो किया, लेकिन उन्होंने कहा अपराध अगर कबूल कर रहा है तब भी क्षमा तो नहीं। तो उन्होंने वो 15,000 रुपए अपनी जेब से संस्था में जमा करवाए और उनकी पत्नी के नाम से जो है जमा करवाए कि जमा कर दो, आगे से ऐसी गलती मत करना। तो सुधारवादी दृष्टिकोण था। मनुष्य को समाप्त कर देना, खत्म कर देना, हटा देना, कटा देना वो तो एक अलग बात है, लेकिन सुधार कर देना, निर्माण कर देना, किसी को संभाल देना बहुत बड़ी बात। एक बार जन्म दिवस पर मिश्रा साहब एक निवेदन करना चाह रहा था। मिश्रा साहब आप सुन पा रहे हैं? एक निवेदन कर रहा हूँ आपके बाद जो है मैं डॉक्टर दीप्ति भल्ला यहाँ मौजूद है क्या? डॉक्टर दीप्ति भल्ला और यस हाँ, थोड़ा सा जो है थोड़ा, क्योंकि बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बता रहा था स्वच्छता इतनी, पवित्रता इतनी रखती थी और समय का पालन अद्भुत हो, अद्भुत। जी जी एक सेकंड का वो समय का ध्यान रखती थी। और इस तरह से अनेक संस्मरण हैं। कभी फुर्सत मिला जिंदगी में तो मैं लिखना चाहूंगा। अभी सबसे बड़ी समस्या कहाँ से शुरू करूं, क्या बताऊं क्या ना बताऊं, क्योंकि संबंध गहरे और पुराने थे। तो एक बार अतिथि की तो विशेष रूप से बनाया गया कि पंडित लोग आए, स्वयं बनाएं, खाएं, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई। तो ये सब मैं कहना ये चाहता हूं कि उनकी भारत की प्राचीन जो संस्कृति है उसके प्रति कितनी गहन निष्ठा थी, ये देखते ही बनती थी। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हुआ आप सबका और विशेषकर माननीय डॉक्टर अशोक प्रधान जी का और माननीय हमारी प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी का और अपने परम आदरणीय घारेखा साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा साहब। आपके सानिध्य की दोबारा प्राप्ति होगी जिसमें और संस्मरण से हम लोग जो है संपन्न होंगे। अभी यदि डॉक्टर दीप्ति भल्ला हमारे बीच में उपस्थित हों तो उनसे निवेदन है कि वो अपने विचार रखें। वैसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर दीप्ति भल्ला को। नहीं सर, वो मौजूद नहीं है मीटिंग में। अच्छा, तो मैं फिर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया जो है अपने विचार से हमको अवगत कराएं, क्योंकि आपका भी बहुत सानिध्य रहा है पद्म विभूषण कपिला वात्स्यायन जी से। तो डॉक्टर शशि प्रभा मैम के भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया, उनका फोन आया था तो लैपटॉप बंद हो गया है। अच्छा, फिर मैं अब उनके पश्चात हमारे निदेशक महोदय श्री अशोक प्रधान सर से अनुरोध करूंगा कि जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि वो गुरु भाइयों जैसा एक दर्जा हासिल था, तो उनसे अनुरोध है अशोक प्रधान साहब से कि वो अपने विचार रखें। आवाज आ रही है मेरी? अब बिल्कुल आ रही है सर, बहुत आ रही है जी। भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र की ओर से
आज जो माननीय कपिला वात्स्यायन जी के दर स्वर्गवास के पास जो हम शोक सभा कर रहे हैं, उन सब में जो सब लोग आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। और विशेषतः हमारे चेयरमैन साहब, ट्रस्टी साहब, मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस शोक सभा की आज। हालांकि मैं शशि प्रभा जी के से मेरे संबंध या परिचय ठीक है। शशि प्रभा जी आप पहले बोल दीजिए, मैं उसके बाद बोलूँ। जी, शशि प्रभा जी आ गई हैं, तो मैडम आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपना विचार रखें। मैडम जी, सबको इसको पहले बंद कर, वो दो जगह खुला हुआ है। क्षमा करें, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आवाज आ रही है। इसमें भी खुला हुआ है जी, मोबाइल में ऑफ कर दीजिए मैम। हाँ, वही कोशिश। क्षमा कीजिए, अचानक बिजली चली गई थी, इसलिए। मैं परम श्रद्धेया विद्वद वरेण्या डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी की देहांत क्षति पर, हम लोगों के लिए जो अपूरणीय क्षति हुई है, उस समय पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में अपनी ओर से व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने और विशेषकर मेरे अनुज कल्प पंडित विद्या प्रसाद मिश्र जी ने बताया, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी का नाम ही कपिला रखा माता सत्यवती ने, और जैसा उनका व्यक्तित्व विगत कई वर्षों में हम सब ने पाया, यदि उन्हें वर्तमान युग की एक ऋषि का तुल्य विदुषी कहा जाए। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता हुए हैं और उनका नाम कपिला रखा गया, तो शायद माता के मन में अवश्य कुछ आकांक्षाएं, कुछ अस्पृहाएं रही होंगी। मेरा उनसे परिचय बहुत लंबा नहीं रहा, यद्यपि मैं उन्हें जानती थी एक विदुषी के रूप में, उनके बारे में पढ़ती थी, उनको उनके लिखे हुए को पढ़ती थी, और उनके गुरु प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के पुस्तकों को पढ़ कर मैंने वेद विद्या में प्रवेश किया। वे मेरे लिए एक प्रकार से मार्गदर्शक रहे। किंतु जब से मुझे पंडित विद्या प्रसाद मिश्र जी के माध्यम से पता चला कि वे आर्य पुत्री हैं कपिला जी, तब से उनके साथ मुझे एक अजीब आत्मीयता का अनुभव होने लगा। मेरा पहला परिचय उनसे हुआ जिस रूप में उन्होंने मुझे जाना। मैं तो उन्हें जानती थी बहुत पहले से, लेकिन उन्होंने मुझे जाना 1999 में, जब के बिरला फाउंडेशन की ओर से शंकर पुरस्कार की घोषणा हुई। तो मैं नहीं जानती थी कि निर्णायक समिति में कौन कौन लोग हैं, किंतु किरीट जोशी जी उसके अध्यक्ष थे, बाद में मुझे पता चला, और कपिला जी उसकी सदस्य थी। और उस दिन से जब तक अंत में मेरा उनके साथ संपर्क रहा, उनका अनुपम स्नेह, निश्चल सम्मान, छोटी होने पर भी वे मुझे बहुत ही स्नेहपूर्ण सम्मान देती थी, हमेशा जब भी मिलती थी गले लगाती थी, और इतनी प्रसन्न थी मेरी उस पुस्तक से, वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण की 1999 में घोषणा हुई, 2000 में वो पुरस्कार दिया गया, और 2000 में कपिला जी ने ही मुझे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सदस्यता प्रदान की। तो ये उनके स्नेह का प्रसाद था। 2004 में मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी आयोजित की, 1 दिवसीय संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, जिसमें जॉर्ज कार्डोना, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रॉबर्ट गोल्डमैन, M.K. बिर्स्की पोलैंड से,
और अन्य अनेक विदेशी एवं भारतीय विद्वान थे। कपिला जी ने उसमें अध्यक्षता की थी। ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ 2009 में, संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, और कपिला जी ने इसमें फॉरवर्ड लिखकर मेरा गौरव बढ़ाया। 2015 में उन्होंने अपने गुरु प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के समस्त लेखन का संपादन किया और साहित्य अकादमी ने उसका प्रकाशन किया है, वासुदेव ग्रंथावली समग्र। इस पर लोकार्पण के समय एक संगोष्ठी आयोजित की गई साहित्य अकादमी द्वारा, तब मैं भोपाल में थी और कपिला जी ने उनकी एक पुस्तक उरु ज्योति पर बोलने के लिए मुझे बुलाया। और जब मेरा वक्तव्य हुआ उसके बाद खड़ी हुई और उन्होंने बहुत ही आत्मीयत, क्योंकि वो प्रसन्न हो गई, इतनी गदगद हो उठी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की वेद व्याख्या का विवेचन सुनकर। और ये उनकी प्रत्येक पुस्तक वासुदेव शरण अग्रवाल जी की इतनी विलक्षण है, ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करती है कि हम जैसे साधारण पाठकों को भी वैदिक दर्शन में हमें एक ऐसी झांकी मिल जाती है जैसे कोई चमकती हुई किरण दिखाई दे गई है और हम अंधेरे रास्ते पर भी चलने में सक्षम हो गए हैं। कपिला जी के विषय में जो बातें कही गई उनको न दोहराते हुए मैं संक्षेप में यही कहूंगी कि जीवन के 10वें दशक में प्रवेश कर चुकी थी। 91 वर्ष की उन्होंने आयु पाई और जो हम वेद में प्रार्थनाएं करते हैं, अदीनाः स्याम शरदः शतम, तो शतक वाला जो दशक था उसमें प्रवेश कर लिया था। और अधीनता की तो पराकाष्ठा थी। स्वावलंबिनी, स्वाभिमानी, सात्विक किंतु प्रभावी व्यक्तित्व की स्वामिनी, एक सुदक्ष प्रशासिका, लेखिका, कलाकार, कला संरक्षिका लेखिका के रूपों से तो परिचित थी, लेकिन कलाओं में भी इतनी पारंगत थी। उन्होंने नृत्य की शिक्षा ली और आज अभी पता चला कि तैरने में भी उन्होंने अनेक पुरस्कार जीते। तो जीवन का शायद ही कोई पक्ष रहा हो जो उनके व्यक्तित्व से अछूता रहा हो। और इन सब के बावजूद 91 वर्ष की आयु तक जब भी IIC NXA में जाओ, वहां प्रतिदिन प्रातः काल से सायंकाल तक अपने कार्य में रत वो लगी ही रहती थी। तो सक्रिय रहकर उन्होंने जीवन बिताया। दिल्ली महानगरी की वे सांस्कृतिक अग्रदूत रहीं। स्वतंत्र भारत की बौद्धिक जो एक पीढ़ी रही है उस पीढ़ी में भी वे अग्रणी थी। और यदि कहा जाए उन्हें सरकार ने सम्मान भी दिए, सरकार ने भी और गैर सरकारी संगठनों से भी उन्हें अनेक पुरस्कार मिले, किंतु जैसा कहा गया कि वे गुणग्राही थी और छोटे और साधारण व्यक्ति हम जैसे उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित करने का एक अद्भुत गुण उनमें था। जरा सा भी कहीं उन्हें एक चिंगारी दिखाई देती थी तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सिफारिश के, क्योंकि मेरा उनसे कतई परिचय नहीं था, उसके बाद जो आत्मीयता बढ़ी तो केवल इसी कारण से। मैं अंत में जयशंकर प्रसाद के शब्दों में उनके विषय में इतना ही कहना चाहती हूँ जो सबको मालूम है, वो कविता, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प अश्रुजल से अपने, क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। ऐसा लगता है इन पंक्तियों में कपिला जी का व्यक्तित्व मूर्तिमान हो उठा है। यद्यपि आज दिल्ली का सांस्कृतिक क्षितिज अपने एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के ओझल हो जाने से सूना हो गया है, किंतु मुझे शायर की 2 पंक्तियां याद आती हैं और मैं उसी से अपनी बात को समाप्त करूंगी। शायर ने कहा है, किसी चिराग का होता नहीं मकां अपना, किसी चिराग का होता नहीं मकां अपना, जहां भी जाएगा वो रोशनी बिखेरेगा, जहां भी जाएगा वो रोशनी बिखेरेगा। अपने स्थूल शरीर से कपिला जी आज हमारे मध्य नहीं हैं, लेकिन जहां भी कहीं होंगी
अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से वे अपनी क्षमताओं का और अपनी योग्यताओं का प्रकाश बिखेरती रहेंगी। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें और हमें ये शक्ति दें कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकें। मैं शांति पाठ करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर दीप्ति भल्ला भी उपस्थित है, तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपने संस्मरणों से और स्मृतियों से हमें अवगत कराकर लाभान्वित करें। Namaste to all of you. I'm very grateful to Pradhan ji who has invited me to be a part of this a condolence meeting that in which we are all of us who have been in some way or the other connected and associated with this great scholar and one of the most noblest of human beings that I have come across in my life, to pay our respects to this departed soul. For me, it is a great privilege, because losing her is like losing a member of my family. I knew her, in fact, from my childhood, from my teens, when I was barely 12 years old, when for every concert of mine, most often, many a time she would be present there to listen to these concerts. And as and when I used to meet her after that, she would openly express her appreciation of these concerts. And since from my childhood, I was a regular broadcaster in All India Radio. Those days, there used to be a program from 6 to 6:30 early morning in Vivid Bharati, where they used to broadcast devotional songs. And in those songs, many a times my music, which I used to sing on Ashtapatis and certain songs, devotional songs on Krishna, she was a constant listener to those programs between 6 and 6:30. So there also she would call me up and say, "मैंने आज तुम्हारा गाना सुना, बहुत अच्छा गाया." So that encouragement which I had, and that close connection that I had, and even my parents, she was very, very fond of my mother and my father both, and always asking till her last days. She would, when I used to talk to her over telephone to ask many things, she would always ask me, "How are your parents? Give my love and regards to them." And losing her today, I feel I have lost my mentor and my guru. She was both, because even when I was doing my research, PhD research, I was closely connecting with her to seek a lot of information, lot of knowledge, lot of guidance from her which she was giving. All this has come to an end, and a great era actually has come to an end. When I started, Pradhanji, when he called me one day that he plans to start the Swara Bharati, continue. I mean, he was doing that earlier also, but he wanted to wanted me to take up the editorial work of the Sanskrit text, starting from Brihadesi, which was the first text.
At that time also, when it came in the publication, she was very appreciative of the work that was done, carried out in that first journal that I could do as an editor. And then onwards, we had 5 such publications, starting from Brihadesi, Sangeeta Ratnakara, Sangeeta Darpan, Sangeeta Parijata, Manus Ullasa, and now, of course, Sangeeta Samaya we are bringing out. See how many texts which I couldn't have done had it not been for the encouragement of Pradhanji, and had it not been for that confidence Kapilaji had given. Because every time I used to go to her and ask her, Didi, can I really do it? She would say, yes, you do it, commit mistakes. But from mistakes, you learn. That is how you grow up. So that was one of the ways that I tried to carry out. And I'd like to read from this Swarabharti, the last message that she wrote on 21st October 2019. I'm delighted to know that Bharati Vidya Bhavan is bringing out yet another publication based on the very important music treatise of Manas Ullasa. The Bharati Vidya Bhavan has been playing a yeoman role in identifying fundamental texts of music and publishing them during the last decade or so. All this is under the able guidance of its dynamic director, Shri Ashok Pradhan, and of course a young scholar and head of the department, this Diti Omcheri Bhalla. Very few institutions and scholars are today paying attention to fundamental texts on music and dance written by Indian musicians and scholars. This contribution of Bharati Vidya Bhavan is important for bringing together theory and practice. I commend the work of Deepti and leadership provided by Shri Ashok Pradhan. Now, this was the last message which she gave, which was in appreciation of the work that we did in all the previous Swarabharti issues that we could bring out. And what I understood about her was, as Shashi Prabhaji very correctly stated, that she didn't require a scholar to come to her to interact with her. Any researcher who had knowledge about anything, any aspect of our Indian culture, Indian arts, Indian heritage, if she felt that that knowledge she did not have or she did not possess, she would openly appreciate and encourage that person, that researcher, to go ahead and do. And this I found when she had taken over the IGNCA, which is her baby, which was her baby. She started that. All the research work that has that incredible, the compilation of incredible work of certain, almost the dying traditions that she could gather, which is there today in the libraries, in the archives of IGNCA, is thanks to Dr. Kapila Vatsayani. Because had she not done that, we wouldn't have got those information about, valuable information about these dying traditional art forms. So beneath that tough, fake exterior of a hard, arrogant exterior, she was a very affectionate and soft human being who was always in the quest of knowledge. For her, knowledge was her motto. Anything that would help us to connect our knowledge with anything that was connected to Indian art and heritage, she was there. She would go out of the way to ensure how to make us gather more information about that. This is what I could understand. And one small instance I would like to share here with you. When she had just taken over the IGNCA, my mother, Dr. Leela Omcheri, she would often go to Kerala from places to place to gather information on her research. And in one of her visit to the manuscript library, Sanskrit manuscript library in Trivandrum, she found that particular building, which was actually built with the point of view of having an air-conditioned facility, did not have that since the time it was constructed, because of which
many of the palm leaves were getting eaten by the worms and getting destroyed because of the moisture. And when my mother found that, all that she did was just call her up and say, Kapila ji, this is what is happening to this library. And you will not believe, within the next week of my mother's call, she dispatched a complete documentary unit, photo filming unit to Trivandrum to take the photo filming of all these palm leaves and bring it to the archives of IPMCA. Now, this is the kind of leadership, the kind of passion that she had for protecting our national heritage, which we would have otherwise lost. So, and her book on Indian classical Indian dance and in literature and arts. This book that she has written is a kind of a Bible that every dancer and every scholar refers to because of the valuable information that is contained in this book. And I want to just humbly, I didn't consider myself worthy of even doing this work that I'm doing for Bharati Vidya Bhavan till I got that confidence from Kapila ji, and I don't know how far I'll be able to do this, though I'll be diligent in my efforts, but I don't know who will guide me now onwards. And I just pray to God that her soul rest in peace, and the work that she has assigned to the people in whom she had placed so much of confidence, that work is carried on by the same people and doesn't come to an end. With that, I would like to just play my humble regards and condolences. Many thanks, Dr. Deepti Bhalla. Now I would like to invite our respected director, Shri Ashok Pradhan ji, to whom in the last note of this October 2019, Dr. Kapila Vatsyayan has just mentioned that a dynamic director of Bharati Vidya Bhavan. That is very true. I would like to request Shri Ashok Pradhan to just share his interactions with Dr. Kapila Vatsyayan and the teachings he has got from her. आज इस शोक सभा में वो सभी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका मैं आभारी हूँ, और अपने चेयरमैन साहब का जिन्होंने इसका शोक सभा में सबसे पहले कपिला वात्स्यायन जी के बारे में बोले। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कपिला वात्स्यायन जी से पहली बार भारतीय विद्या भवन को ज्वाइन करने के बाद 2008 या 2009 में मैं मिला, परंतु उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, हिंदी साहित्य या विषय भी मेरे पास था। उस समय जितने भी साहित्यकारों के ग्रंथ मैंने पढ़े, जयशंकर प्रसाद जी हुए और लोग, बहुत से लोग हैं। उसी समय मैंने आगे जी का भी सारा जो भी उन्होंने लिखा हुआ था, उपन्यास वगैरह सब कुछ पढ़ा। मैं तब ये नहीं जानता था किसी प्रकार से कि आगे चलकर मुझे कपिला वात्स्यायन जी से, जो कि उनकी पत्नी थी, उनसे कभी मिलने का अवसर मिलेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद मैं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी चला गया और वहाँ पर श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साथ मैं वहाँ पर पीएचडी के लिए मैंने काम शुरू किया। वही मेरे उस समय शिक्षक थे या पीएचडी के
को मुझे डायरेक्शन देने वाले थे और कुछ समय तक मैं वहाँ रहा, परंतु किसी वजह से मैं वहाँ नहीं रह चल सका और फिर मैं दिल्ली आ गया। परंतु मैंने सब सर्विस करने के बाद जब मैं 2009 में 2008 में भवन में आया, क्योंकि मैंने एमए अपना एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में किया हुआ था, तो भारतीय संस्कृति और साहित्य से मेरा काफ़ी लगाव था। बचपन में भी मैंने संगीत के बड़े बड़े कलाकारों को सुना था, नृत्य देखा था, उनका इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट्स भी मैंने देखे हुए थे, तो मैं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ था बचपन से ही। और बाद में जब मैं आया तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो 2009 में जो शुरुआत की थी वो थी भवन संगीत समारोह। उसका उद्देश्य क्या था कि हम भवन का जो फाउंडेशन डे था 1938 में 7 नवंबर को, उस दिन वो करते थे, और साथ साथ कल कुलपति कोयमंशी जी को भी हम, जो कि इसके संस्थापक थे, उनको हम अपनी तरफ से ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। और वो हमारा जो कार्य इतना ईश्वर की कृपा से सफल हुआ कि उसी कार्य प्रणाली के साथ साथ हमने ये भी तय किया कि हम भारतीय संस्कृति में जितनी भी हमारी क्लासिकल म्यूजिक की जो संस्कृत ग्रंथ है उनके ऊपर हम आगे कुछ करके चलें, जिससे कि जो लोग हमारे समारोह में सुनने आते हैं वो भी उन चीज़ों से उनका परिचय हो। और जो बड़े भारी कलाकार हैं तो जानते ही हैं उस विषय में, परंतु फिर भी आज के युग में उनका क्या संदर्भ है, ये सब बात मेरे मन में रही। तो मैंने सबसे पहले जो वहाँ पर शुरू किया वो था 1910 के 11 में अभिनव गुप्त जी के ऊपर पुस्तक लिखी, और अभिनव गुप्त जी नाट्यशास्त्र के ही बड़े भारी लेखक थे एक प्रकार से। उसके बाद नाट्यशास्त्र पर हमने पुस्तक निकाली, और कमला बादशाह जी तो नाट्यशास्त्र पर ही बहुत अच्छा एक ग्रंथ लिखा हुआ था। तो इसलिए जब मैं उनसे बराबर मिलने की मैंने प्रयास किया, और उनसे मैं बराबर इनसे मैं डिस्कस करता था कि मेरे पास ये संस्कृत के क्या कहते हैं टेक्स्ट की मेरे पास लिस्ट है, जिसमें जो कि भारतीय संगीत नाटक आज से संबंधित है, उनमें से किस को प्रकार से चलना चाहिए, और उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के विचार के अनुसार मैंने वहाँ पर बाद में संगीत रत्नाकर, मानसोल्लास, संगीत पारिजात, इन सब बहुत चीज़ों पर हमने, और उन्होंने इसमें बराबर हमारा साथ दिया। और हर बार जाके मैं, पहले तो हम डाइजेस्ट निकालते थे सर्वभारती, बाद में एक सीरीज निकाली भारतीय भवन सीरीज और नृत्य नाट्य संगीत, इन सब का संकलन हमने पुस्तक के रूप में निकाला, और हर वर्ष जाके मैं उसका जो भी प्रकाशन होता था उनको मैं प्रेजेंट करता रहा, और हमेशा वो उस बारे में बड़ी प्रसन्न। जितने भी डाइजेस्ट निकले हैं उन सब में उन्होंने अपना मैसेज दिया, और जो लास्ट डाइजेस्ट था जिसके बारे में अभी दीप्ति भल्ला जी ने भी बोला, वो उसमें भी उन्होंने मैसेज दिया था। तो वो भारतीय विद्या भवन के इस इनिशिएटिव से बहुत प्रभावित थी, और बार बार हमें उसमें हमारे प्रयासों को का प्रशंसा करती थी और हमें आगे बढ़ाना करती थी। तो इस प्रकार से मेरा उनका बराबर संबंध हर बार बना रहा। और पिछले दिसंबर में जब ये लास्ट छप के आए मानसोल्लास पर, तो मैं उनको भी देने गया था, और वही मेरी उनसे लास्ट मीटिंग हुई थी। उसके बाद तो कोविड की वजह से जो हुआ भारत में और संसार में सबको मालूम है, तो उससे मैं दर्शन नहीं कर सका। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिसमें कि सबसे विशिष्ट चीज थी संगीत रत्नाकर के उसमें सभा में वो आई थी, उन्होंने उसमें अपना विचारों को प्रकट किया था, और संगीत रत्नाकर के उसमें वो भी प्रकाशित हुआ है। और 3 बड़े बड़े काम यहाँ पर हमारे शशि बालाजी ने के सहयोग से हुआ किए गए थे उस समय, वो हमारे पास तो नहीं थी उस समय भारतीय भवन से जुड़ी हुई,
संस्कृत, हम लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, संस्कृत ऑन सिल्क रूट, संस्कृत इन साउथ ईस्ट एशिया एंड संस्कृत इन यूरोप। मतलब संस्कृत भाषा का चाइना, जापान, सिल्क रूट, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया जैसे देशों में क्या संस्कृत और भारतीय संस्कृति का हमारा संबंध था, और इस पर से संस्कृत भाषा वहाँ पहुंची, उसका क्या हुआ, इस पर बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर्स को हमने बुलाया था और उन्होंने सबने भाग लिया और वो भी उसमें आई हुई थी। और बड़े प्रसन्नता की बात यह है कि तीनों ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और तीनों में उन सब का संकलन का प्रकाशन हुआ है। तो भारतीय संस्कृति और संस्कृत जिसको बढ़ाने का उद्देश्य भारत भवन का मुंशी जी ने किया था, उसको बढ़ाने के जो भी भारतीय दिल्ली के केंद्र ने किया, उसमें हमें उनका बड़ा हमेशा सहयोग मिला और हमें उनके सहयोग के लिए हम सब उनके लिए बड़े आभारी। और एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात मेरे लिए जो पर्सनल लेवल की है वो ये है कि मैं कपिलाबाद से अपनी PhD जो है बनारस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साथ की थी, यानी उनके डायरेक्शन से, उनके कहना चाहिए वो उसके PhD के हेड थे उस प्रकार से। और मैं भी, मुझे भी सौभाग्य था कि कुछ समय तक मैं उनके साथ रहा और मेरा भी PhD का सब्जेक्ट तैयार हो चुका था, मैंने उसमें काम भी करना शुरू कर दिया था, कुछ छोटे मोटे आर्टिकल भी प्रकाशित मेरे हो चुके थे, परंतु मैं उसमें आगे नहीं चल सका कुछ कारणों से। परंतु एक दिन जब मैंने उनको ये बताया कि जी मैं भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का स्टूडेंट रहा हूँ, उनसे जुड़ा था, कोई बहुत लंबी जगह नहीं, मैंने भी वहाँ PhD ज्वाइन की, तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिन से मुझे अपना गुरु भाई कहना शुरू कर दिया। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि इतने बड़ा स्कॉलर, इतने बड़े इंडोलॉजिस्ट जिनकी भारतीय संस्कृति, संस्कृत, इंग्लिश भाषा में कितना उन्होंने आगे बढ़ाया, और अंत में IIC में वो एशियन रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर उसका वो हेड रही और बहुत वर्षों तक उसमें काम किया। तो ऐसे व्यक्ति को अगर मुझे एक छोटी सी बात से मुझे अगर गुरु भाई उन्होंने कहा, इससे अधिक क्या मेरे लिए अच्छी बात हो सकती है। मैं उनके प्रति हमेशा नम्रता के साथ, प्रशंसा के साथ मिला, उन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वादित किया और इसीलिए क्योंकि उन्होंने भारतीय विद्या भवन का जो प्रयास भारतीय संस्कृति और संस्कृत को बढ़ाने का रहा, उसके लिए उनका जो आशीर्वाद रहा, जो उन्होंने हमको आगे बढ़ाया, उसके लिए भारतीय विद्या की ओर से, अपनी ओर से मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। और जबकि आज वो इस संसार और उनकी जो गाइडेंस हमें मिलती रही थी वो हमें नहीं मिलेगी, इसके लिए हम बड़े दुखी हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपनी ट्रिब्यूट देता हूँ, याद करता हूँ और ये कह रहा हूँ कि मुझे जब तक मैं भवन में रहूँगा उनको मैं मिस करता रहूँगा, उनके प्रयास, उनके गाइडेंस से जो हम आगे बढ़े हैं, हम उसके आभारी हैं, भवन की ओर से, आपकी ओर से। धन्यवाद। आखिरी में केवल मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक संस्कृत का श्लोक है जो उनकी मूर्धन्य जो व्यक्तित्व की धनी थी, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साध्वा ही न सर्वत्रे चंदनम न वने वने। वो सच्ची साध्वी थी और उनका जो आशीर्वाद हमारे भारतीय विद्या भवन को प्राप्त हुआ, वह हमारा सबसे बड़ा एक अमूल्य हमारे पास एक थाती है। तो उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और हमेशा याद आती रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।